तो कहां से ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस एक अलग स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है। अचानक राजनीति में कुछ भी चीज अचानक नहीं होती है। राजेश कुमार गौतम ये कह रहे हैं कि अचानक उनके मन में आया और वो मिलने चले गए मायावती को। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कुछ अनसुलझे सवाल भी पूछने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर क्या होगा, क्या यूपी में चुनावी समीकरण बदलेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी जुड़ रहे हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मलुक नगर नेशनल जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। एक जमाने में इंडिया अलायंस के साथ में लोकदल हुआ करता था, जिस तरीके से वो टूटा है, क्या इस बार इंडिया गठबंधन भी एक बार टूटेगा, उस पर भी चर्चा होगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार, और इसके साथ साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन 3 सवाल चर्चा शुरू होने के पहले दंगल में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो यूपी चुनाव के पहले क्या, पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई अविश्वास का माहौल है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है 403, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई किसको पूछ कर गए थे और ऐसे अचानक कैसे चले गए, यह भी सवाल उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि यूपी में बीएसपी का दलित वोट और समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्लस मुस्लिम वोट दोनों विपक्ष के लिए क्या अहम है, और कांग्रेस के बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने पर क्या एसपी को अपना कोर वोट बैंक खिसकने का डर है, और क्या इसी के वजह से सब समाजवादी पार्टी के लिए हम अकेले ही काफी है, 403 पर हम लड़ लेंगे। तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव के पहले नए गठजोड़ की भी कोशिश होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कांशीराम प्रति प्रेम उमड़ कर आ रहा है। कांशीराम के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांशीराम, उनके लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, तो कांशीराम शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, यह भी कहने की कोशिश है। तो यह भी क्या नई राजनीति है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से आज। अनुराग भदौरिया जी, बड़ी अच्छी स्लोगन दी हुई है अखिलेश यादव ने जी, बात सीट की नहीं जीत की। तो सीट की बात कौन कर रहा है और जीत की बात कौन कर रहा है इंडिया गठबंधन के? हम लोगों ने हमेशा से देखिए हमेशा से समाजवादी पार्टी का मानना रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है, जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोग महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरह से करहा रहे हैं, और जिस तरह से जो हालत है अभी, जिस समय आप देखिए आज देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जो आर्थिक स्थिति कितनी तंग है। हर व्यक्ति अपनी तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि नौकरियां तो बढ़ी नहीं, कहीं इनकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, बेरोजगारी तो दूर हुई नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई। तो सोचो कैसे लोग अपनी जिंदगी जिएंगे। अब चाय भी 10 रुपए की 20 रुपए में मिलने लगी है, तो लोग अपनी चाय तक नहीं पी सकते। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से संगठित पार्टी रही है और उसका संगठन गांव-गांव तक मजबूत है, और जाहिर सी बात है हम लोग वही चाहेंगे कि जो कैंडिडेट जीते, जो जीत का फॉर्मूला होगा, जो प्रत्याशी जीते, उसी को टिकट दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि बात सीट शेयरिंग की नहीं है, बात है कि आपस में जब भी इंडिया गठबंधन बैठेगा, इंडिया गठबंधन की आपस में मीटिंग हुई, तो बात यही प्राथमिकता दी जाएगी कि जीत की बात होगी। क्योंकि ये नहीं कि किसको कितनी सीटें मिल गई, किसको आपने कम मिल गई, किसको ज्यादा मिल गई। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि जनता के सम्मान को लौटाना है, जनता की परेशानियों को दूर करना है, उनका दुख दर्द, जिस तकलीफ में वो जी रहे हैं, उनके दर्द को समझना है, और भारतीय जनता पार्टी को 403 की बात कहां से आ गई? जब भी सीट की बात होगी तो बात इस बात पे होगी। 403 की बात कहां से आ गई? देखिए कहीं हाथी को थपथपा रहा है, उसी की वजह से 403 तो याद नहीं आ गया पूरा? नहीं, 403 कोई पहली बार थोड़ी है। 403 पे तैयारी तो समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से करती है, और समाजवादी पार्टी हमेशा से 403 सीटों पे ही लड़ती है। चाहे किसी के, भाई हमारा साथी भी कोई लड़ेगा तो हमें भी तो उसे जिताना होगा ना। हम अगर फील्ड पे मजबूत होंगे, हमारा संगठन मजबूत होगा, 403 सीटों पे हमारी तैयारी होगी, तभी तो अगर कोई मेरे साथ आएगा भी तो उसको भी तो हमें जिताना है ना, क्योंकि बात तो जीत की है ना। तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आया। देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखो, उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको चिंता समाजवादी पार्टी की है, इंडिया गठबंधन की है। अरे भाई अपनी चिंता करो, अपनी चिंता कि आपके पासवान जी, सुने चिराग पासवान जी यहाँ सीटें मांग रहे हैं,
उनके होर्डिंग पोस्टर भी लगे, हम देख रहे हैं। उनको कितनी सीटें देंगे इस पे बोलने को तैयार हैं क्या? वो राजभर जी कितनी सीटें मांग रहे हैं उसमें बोलने को तैयार हैं क्या? निषाद पार्टी रोज इनको आंख दिखाते हैं, उनको कितनी सीटें देंगे? अनुप्रिया पटेल जो अपना दल है उसको कितनी सीटें देंगे? अपने ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, सारी चर्चा वो विपक्ष पे केंद्रित करना चाहते हैं। और ये भी नहीं चाहते कि असली मुद्दों पे चर्चा हो पाए, मुद्दों से भी ध्यान भटकाना है। इसलिए वो छोटी छोटी दिलचस्प बात यह है अनुराग भदौरिया, उन्होंने रणनीति बनाई। इंडिया अलायंस के भीतर जो नेताओं को इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर इंडिया अलायंस की चिंता कहीं ना कहीं नजर आती है। इसीलिए राजेश चौधरी जी आपके पास आना है, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से अजय वर्मा जी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं अजय वर्मा जी? 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो दाव है ना, देखिए तमिलनाडु में भी हमने देखा था, ये स्क्रिप्ट पहली बार नहीं देख रहे हैं। चुनाव के पहले अचानक टीवी के जो चीफ है विजय, उनको मिलने के लिए आपके नेता पहुंच गए थे, वो पता चल गया था और उसके बाद सारी चीजें बदलने लग गई थी। इस बार भी मायावती जी को मिलने चले गए, लेकिन बहन जी ने मिलने नहीं दिया आपको, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई अचानक पता चला, हमको अचानक लगा कि भाई हम चले जाते हैं करके। तो ये अचानक तो कुछ होता नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने देख लिया है कि आप अचानक कहीं ना कहीं और मुड़ना शुरू कर दिया है आपने। देखिए आदरणीय साहिल जोशी जी, 403 का जहां तक सवाल है, इंडिया गठबंधन और हम समाजवादी लड़ेंगे तो एक दूसरे को जिताने का संकल्प लेके भी लड़ेंगे। हम लोग वो नहीं है कि 46 गठबंधन में पार्टियां हैं, जैसे यूपी में बीजेपी के साथ रालोद है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, छोटे और गिनती तो और बहुत दूसरी। अब मुझे तो नए सूत्रों से पता चला है कि ओवैसी भी इनके साथ अब जाने वाले हैं। मुस्लिम के चक्करों में ओवैसी को भी अपने गठबंधन में 2027 के चुनाव में बाबा लेने वाले हैं। जैसे हिमायू कबीर को बंगाल में कहा था कि तुम चिल्लाओ मस्जिद मस्जिद, हम मंदिर मंदिर, इस काम को करना। खैर ये तो इनका ये हो गया पॉलिसी की बात है। हम मैं बताना चाहता हूं, पुनिया साहब बहन जी के प्रमुख सचिव थे, तो जब वो कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी कांग्रेस में आए थे, ब्रजलाल खाबरी साहब भी कांग्रेस में आए थे, गाइड बेस इनके लीडर थे, मजबूत लीडर थे, और पूरे काशीराम जी के संस्थापक सदस्य थे ब्रजलाल खाबरी साहब। तो जब ये आए यहाँ, देखिए राजेंद्र गौतम जी की बात तो छोड़ दी, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जरा जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ट्विशा केस में समर्थ सिंह जो उनके पति है वो पहुंच चुके हैं जबलपुर की अदालत में, क्योंकि वहां पर उन्हें सरेंडर करना था। और ट्विशा शर्मा का पति है समर्थ सिंह, उसने कोर्ट पहुंचकर जबलपुर में अपने आप को सरेंडर कर लिया है। ये बड़ी खबर है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में ट्विशा शर्मा के पति ने कहा था कि वो सरेंडर करेंगे, सरेंडर की अर्जी लगाई थी, और उसी के तहत जबलपुर के कोर्ट पे पहुंचकर वो वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तो जबलपुर जिला कोर्ट में इससे पहले सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और इसका ट्विशा केस में जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा किया जाएगा। एम्स के डॉक्टरों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और सीबीआई के द्वारा इस पे जांच की जाएगी, ये भी कहा गया है। बड़ी खबर है कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद तमाम दावे किए जा रहे थे, और उसके बाद उसके पति पर, ट्विशा शर्मा के पति पर भी आरोप लगाए गए थे। और अब जबलपुर के जिला कोर्ट पे पहुंचकर समर्थ सिंह ने वहां पर अपनी हाजिरी लगाई है। सरेंडर की अर्जी इससे पहले दे दी गई थी। ससुराल से ट्विशा शर्मा पर भी आरोप लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त ट्विशा शर्मा मामले में। ठीक है अजय जी, आप अपनी बात बता रहे थे। जी मैं बोलना चाहता हूं मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो, चूंकि पुनिया साहब को बहन जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसके बाद जब से इन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो तनुज पुनिया जी को तो हम भेजते ही नहीं। कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। और रहा सवाल इसका, अगर जाना था तो बाकायदा में बहन जी चूंकि इतनी बड़ी नेता हैं, लेकिन जब से वो बीजेपी के समर्थन में अपने स्टेटमेंट देती हैं, बीजेपी के साथ बैठकर देश की मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करती हैं, उनके फेवर में करती हैं, तो जाटव और सारे लोग समझ चुके हैं कि बहन जी कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी हाँ, हमारे नेताओं को वहां एक देखना ही जाना था, हमारा कोई और उद्देश्य न था ना है, तो फिर भी पूछ के अनुमति लेके जाना चाहिए। भाई बहन जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 3-3 बार की मुख्यमंत्री हैं। अब मैं अपनी पार्टी की रणनीति बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का यह निर्देश है
कि उत्तर प्रदेश में देश के मुद्दों पर जनता लड़े, इन लोगों से व्यापार पर, नौकरी पर। हम मेलोडी वाले पीएम नहीं है, हम मेलोडी वाले काम नहीं करते। हम करेंगे तो किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, युवाओं की बात इसीलिए करेंगे। आपको अचानक कांशीराम जी की याद आ रही है और हम बात अचानक आपके नेता ये कहना शुरू कर चुके हैं कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, और सचमुच में भारत रत्न मिला तो जो मिलने वाले जाटव वोट भी खिसक जाएंगे बीजेपी के पास। नहीं, अजय राय साहब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, बड़े मजबूती से लग रहे हैं। हालांकि नजीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी में चले गए, लेकिन वो भी चलो हमारा ही घर है, हमारा ही गठबंधन है। लेकिन ब्रजलाल खाबरी हमारे पार्टी बेस्ड लीडर हैं और पार्टी को मजबूती से जोड़ने का हमारे यहाँ फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के में ना तो ज्ञानेश जी की एसआईआर काम करे इस बार, ना ये वोट जो इन्होंने काटने का सिस्टम बना रखा ईवीएम वाला काम चले। जनता के मत के आगे, जनता के हित के आगे परिवर्तन प्रकृति का नाम है, और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप महिलाओं से पूछिए, किसानों से कांग्रेस पार्टी की क्या कोशिश नजर आ रही है? छोटे क्योंकि देखिए अचानक संविधान सभाएं वहां पर शुरू हो चुकी है। 2024 में हमने देखा कि जाटव वोट जिस तरीके से स्प्लिट हुआ है, उसमें साफ नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी से वो खिसक भी रहा है। 44% बहुजन समाज पार्टी को मिला, लेकिन 24% समाजवादी पार्टी और 27% भारतीय जनता पार्टी के पास भी गया हुआ है। और अचानक कांशीराम को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये भी बयान उनके तरफ से दिए जा रहे हैं। कांशीराम को भारत रत्न दे देंगे, ये भी बयान वहां से चल रहे हैं। और अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। सतीश प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 साहिल जी, सॉरी नहीं, देखिए साहिल जी, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी चुनाव आता है, स्पेशली कांग्रेस के अंदर जो दलित लीडर काम कर रहे हैं, उनकी भाषा कोई बहुत बेहतर नहीं होती। वो बहन जी को लेकर के, वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा उदित राज जी ने बहन जी को लेकर के किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। आज ये राजेंद्र पाल गौतम जी और पीएल पुनिया जी के जो बेटे हैं, वो बहन जी के घर के बाहर जाकर के फोटो खिंचवा करके बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस जाना चाहती है। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के लोगों से, आपको शायद कांग्रेस के को यह मंथन करना चाहिए कि अगर भारत में आज बीजेपी तमाम दलों के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर अगर फैल रही है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है। कांग्रेस तमाम लोगों से सिर्फ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है। अगर यही कांग्रेस, जब पिछला चुनाव हो रहा था विधानसभा का मध्य प्रदेश के अंदर, तो बाकायदा एक बात को हवा दिया गया कि हम गठबंधन करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ गठबंधन नहीं करती। और ऐसा ही इन्होंने राजस्थान में भी किया। और दुर्भाग्य ये देखिए कि जिस समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं, इन्हीं की सरकार को, जो चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करते, बाकायदा इनको बाहर से समर्थन दे करके राजस्थान में इनकी सरकार बनवाई, कर्नाटक में इनकी सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। और कांग्रेस का चरित्र देखिए कि उसी बहुजन समाज पार्टी के भोले भाले विधायकों को बाकायदा तोड़ लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। मेरा मानना यह है कि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनर्मंथन करना चाहिए, वास्तव में ही अगर उसको देश को बीजेपी मुक्त। लेकिन सतीश प्रकाश जी, आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि वीरा पासी के प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांशीराम के लिए भारत रत्न मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू होते तो मुख्यमंत्री बनते कांशीराम, ये भी बात कहीं ना कहीं कहने की कोशिश हो रही है उनके तरफ से। वो भी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर कही थी। तो आपका जो बचा कुचा जाटव वोट है वो भी तो खींचने की बात चल रही है ना। कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि राहुल गांधी असली तारनहार है दलित समाज के। देखिए मैं राहुल गांधी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि, लेकिन माननीय कांशीराम जी जैसे व्यक्तित्व को लेकर, अरे वो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनते, उन्होंने कहा भाई, वो तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, अंतिम क्षण तक भी वो अपने परिवार में नहीं गए। सबके कहने के बाद उन्होंने एक बार बाकायदा लोकसभा का चुनाव लड़ा। जी नहीं अजय जी आप बोलिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ सवाल हैं निश्चित रूप से यहां होने चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब कांग्रेस को इन बातों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक बात मैं जरूर कहूंगा,
आज तमाम लोगों को वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार याद आ रही है, वो कानून व्यवस्था भी याद आ रहा है, वो महिलाओं की सुरक्षा भी याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, 8.5 लाख पद उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पड़े हैं। उनको याद आता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आती है 2007 से लेकर के 2012 तक, तब 6.5 लाख पद तीसरा एंगल अभी भी बहुजन समाज पार्टी बने रहना चाहती है। अजय वर्मा जी, नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूरी बनाकर यहां पर बीएसपी बनाने की कोशिश कर रही है, और वो कह रहे कि ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिएगा। चौखट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, देखिए आदरणीय सतीश जी बहुत अच्छे चिंतक हैं और कभी कभी खुल के आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, बढ़िया बात करते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं सतीश जी कि बहन जी के पिछले उसमें लोकसभा और राज्यसभा में स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, ये सब कमी, बहन जी बहुत अच्छी नेता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब लोगों को ये लगता है कि अब हमारी नेता सड़क पे आके संघर्ष नहीं कर रही, तो राष्ट्र स्तर पर और इधर देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मजबूती से, चाहे वो पेपर लीक पे लाठी खानी हो, चाहे वो महिलाओं के अत्याचार पर हो, चाहे दलितों पे अत्याचार हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, हम लोग फ्रंट पे आकर देश की सरकार पर हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे अखिलेश जी दोनों लठ उठाकर काम करते हैं, बात करते हैं, मुद्दों की चीज रखते हैं। जी अजय जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। लोकसभा में आप ये कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के बाद में बाकायदा न्यायालय से आरक्षण में वर्गीकरण हुआ, पूरा देश का दलित उबला हुआ था, बहुजन समाज पार्टी सड़कों के ऊपर थी। ना समाजवादी पार्टी ने ना राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। एक कहीं ना कहीं दलित समाज जब अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसको समस्या आती है। आरक्षण का मतलब समझते हैं, एक दलित के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो आरक्षण जैसे व्यवस्था से ही वो इस देश से जुड़ा है। तो अब आप ऐसी बातें करेंगे, पंजाब में आपने बहुत समय ऐसे किया। देखिए मेरा सवाल है, आज आप तय कीजिए, आपको बहुजन समाज पार्टी से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है? अगर आपको बहुजन समाज पार्टी को ही मतलब, कैसे भी पार्टी है बताइए आप, किस मुद्दों के ऊपर? सुनिए, किस मुद्दों के ऊपर आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा, आपके हर सवाल का जवाब। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है? आपको मालूम है ये सब कहने से कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं की भाषा है। ये सब कहने से उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बाद में धार्मिक पोलराइजेशन होता है। धार्मिक पोलराइजेशन के बाद में बीजेपी को लाना। अजय वर्मा, समाजवादी पार्टी, मैं बोलूं सतीश जी सुन तो लीजिए जल्दी से अजय वर्मा, उसके बाद राजेश चौधरी वहां पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव के पहले ये हाल है तो चुनाव के वक्त क्या होगा? जल्दी से अजय वर्मा, उसके बाद राजेश चौधरी बात करेंगे। सतीश जी हाँ मैं वही जवाब दे रहा हूं आदरणीय सतीश जी का। प्रोफेसर देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा बेटी में, हमने ये कहा कि बहन जी सबक के मामले में बीजेपी को समर्थन करती हैं, बोलती हैं, उनके फेवर में अपने स्टेटमेंट देती हैं। तो लोग समझ रहे हैं, दलित समझ रहे हैं, दलित समझ रहे हैं। सुन तो लीजिए सतीश जी, एक मिनट सुन लीजिए। अजय जी, उसके बाद आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। देश के ओबीसी और दलित ये समझ रहे हैं सर, मैं अजय जी एक सवाल पूछता हूं। इस देश के दलित और ओबीसी ये समझ रहे हैं, सर सतीश जी, इस देश के दलित और ओबीसी ये समझ रहे हैं। मेरा सवाल है, आपने जिसको अब बहन जी सवाल बताऊंगा आपको, सुन लीजिए। देखिए अजय जी, एक छोटा सा सवाल है। देखिए चलिए एक मिनट जरा जी सतीश जी, एक मिनट मैं सतीश जी, एक मिनट मैं खुद ही जरा कांग्रेस सतीश जी एक सेकंड, जल्दी से क्योंकि राजेश चौधरी जी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा सतीश जी एक सेकंड। राजेश चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं उसको? उसके बाद अनुराग भदौरिया उसका जवाब देंगे। लेकिन एक मिनट अजय जी, एक मिनट राजेश जी, आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि भाई वो तो आपकी बी टीम है, और ये दिखाई भी देता है कई जगह पर। मैं बी टीम तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 16 सीटें ऐसी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट पड़े उससे कम वोटों से इंडिया अलायंस वहां पर हारी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं पेट में दर्द है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर हम मायावती को अप्रोच करेंगे, बहन जी को अप्रोच करेंगे, तो वो दलित वोट भी मिल जाए शायद हमें। देखिए साहिल जी, पूरे प्रोसेस को मैं सुन रहा था, सब लोगों के मैंने बयान बड़े गौर से सुने। इस सब चीजों में समाजवादी पार्टी की कमजोरी हमको नजर आती है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज बोल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं टिकती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। योगी जी ने जो काम किए उन कामों के सामने समाजवादी पार्टी नहीं टिक पा रही है। और जहां तक आप ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होके चुका,
कांग्रेस ने वहां समाजवादी पार्टी को सीट देने के लिए बुला लिया, पूरी रात कार्यालय के बाहर स्टूल पे बैठे रहे समाजवादी पार्टी के नेता, एक सीट दी क्या? राजस्थान में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, अभी इस बार बंगाल में समाजवादी चुनाव पार्टी की बारी देखिए ना क्या स्थिति। इस बार भी वो स्टूल देंगे बाहर, कांग्रेस 403 पर तैयारी करेंगे और बाहर स्टूल दे देंगे कांग्रेस पार्टी। ये अपना अस्तित्व, साहिल जी, ये अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। इनको पता है चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, सरकार की जो योजना है, वो जमीन पर ईमानदारी के साथ लागू हो रही है। तो इनको चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं। मायावती जी के घर चले गए, भाई टाइम लेके भी तो जा सकते थे। किसी के घर आप जाओगे तो सूचना भी नहीं दोगे घर पे हैं या नहीं है, मीटिंग ले रही है, कुछ और काम करनी, जाकर के फोटो खिंचा के वापस चले आओगे। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये सब, ये जो टीवी पे बैठ करके लोग बोल रहे हैं ना, ये कोई निर्णय करने वाला नहीं है। इनसे कोई पूछेगा क्या? पार्टी की लाइन इनकी तय नहीं है। ये तो खामखा में आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल का समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई कोई लाइन आज बसपा ने तय नहीं की, कोई लाइन कांग्रेस ने तय नहीं की, कोई लाइन आज समाजवादी पार्टी ने तय नहीं की। अच्छा, कांग्रेस का तो वो हाल है। भैया सुनिए, अरे सुनिए ना भैया, मेरी बात मैं नहीं बोला ना आपको, बड़ा धैर्य से आप सुना बताओ, है। आपकी पूछेंगे आज क्या? कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हालत है। 2027 अरे भैया मुझे ये तय हो चुका है। मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे? यदि टॉर्च लेकर के ढूंढेंगे, यदि टॉर्च लेकर के ढूंढेंगे तब समझ में आती है कि कांग्रेस का एक आध कोई विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठा हुआ है। ढूंढना पड़ता है टॉर्च से। ये हैसियत है, कुछ बचा ही नहीं है। देखने नहीं है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष क्या भाषण दे रहा है, बीजेपी के क्या बयान दे रहा है देश के प्रधानमंत्री के बारे में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में। ये भाषा है कांग्रेस की। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी बोलते हैं, वही बात। इस बार स्टूल रखने की बारी आपकी है। इनको बहुत गंभीरता से मध्य प्रदेश में जो स्टूल रखा था, इस बार स्टूल रखने की बारी आपकी है जी। हम मेलोडी, ठीक है राजेश चौधरी जी, हम मेलोडी टॉफी अनुराग भदौरिया, देखिए आप कमाल की, से गुजर, ठीक है अजय वर्मा जी, जरा समाजवादी पार्टी को जवाब देने दीजिए, वो आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। अरे तुम्हारी मेलोडी लेक और रहा है। अजय वर्मा जी एक मिनट प्लीज, आपकी मेलोडी बांटने वाली एक मिनट मैं बोल नहीं, अलग अलग डिस्कशन शुरू ना करें हम भाई। मेलोडी का डिस्कशन कल हो चुका है। राहुल गांधी को चुनाव, अजय वर्मा जी एक मिनट प्लीज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजेश चौधरी, राजेश चौधरी, मैं बोल लूं, ठीक है, कौन पूछ रहा है आपको भाई? जनता ठीक है, नकार चलिए लगातार। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ठीक है। देखिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कंगाली कैसी है। उनके लिए समाजवादी पार्टी इतना बड़ा हुआ है कि उस स्टार्ट ही समाजवादी पार्टी से करते हैं और शब्द भी उनके चुराते हैं। स्टूल इन्हीं के मंत्री हैं, स्टूल मंत्री हैं कई इनके यहाँ। वो समाजवादी ने बताया स्टूल मंत्री कौन कौन है, जो स्टूल लिए डोलते रहते हैं और हम ही को स्टूल बता रहे हैं। सोचो हमारी बात हम पे बता रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो महंगाई से किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार है, बेरोजगारी से लोग कहरा रहे हैं, उनकी चिंता न करके ये चिंता किसकी करते हैं? विपक्ष के गठबंधन की। विपक्ष के गठबंधन की तो चिंता है, लेकिन जनता के दर्द की चिंता नहीं है। अरे भैया हम पीडीए वाले लोग हैं, पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। हाथरस में दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी खड़े हुए, विश्वकर्मा बेटी के साथ अन्याय हुआ गाजीपुर में तो समाजवादी लोग खड़े हुए, यहाँ पे ब्राह्मण जी की चोटी पे आक्रमण हुआ, उनकी चोटी पकड़ी गई, शिखा का अपमान हुआ तो समाजवादी खड़े दिखाई पड़े। विकास नगर लखनऊ के अंदर में एक दलित बच्चे को पुलिस ने उठा लिया, उसकी कस्टडी मौत हुई तो समाजवादी पार्टी खड़े हुए। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है, हर पीड़ित के मदद के लिए आगे आती है, चाहे वो किसी जात और धर्म का हो। हम पीड़ित वाले लोग हैं, हम पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं और पीड़ितों का सम्मान करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी की तो है नहीं, बीजेपी की चिंता तो खाली हमारे गठबंधन की है, हमें चिंता जनता नागर जी के पास जाना है। लेकिन जरा एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये पीडीए का फुल फॉर्म जरा फाइनल कर देते हैं हम। पिछड़ा दलित अल्पसंख्याक है या पिछड़ा दलित और अगड़ा है? जरा वो एक बार फुल फॉर्म फाइनल कर देते हैं, उसके बाद मैं नागर जी के पास चलूंगा। देखिए इसका एक ही मतलब समझिए, पीडीए का मतलब होता है जो व्यक्ति पीड़ित है समाज के अंदर में, जो भी पीड़ित होगा वो पीडीए होगा।
एक लाइन में आपने पूछा, एक लाइन में मैंने बता दिया। परिवार जो व्यक्ति डेवलपमेंट पीड़ित होगा, अथॉरिटी, जिस समाज को पीड़ित किया जाएगा, परिवार समाजवादी चाहे वो पार्टी है, चाहे वो के साथ पिछड़ा है, कंधे से इसे कंधा उसको परिवार- न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। और इसे भारतीय जनता परिवार, पार्टी धन्ना इसे सेठों के साथ खड़ी डेवलपमेंट दिखाई और देगी। इसे भारतीय ऑथोरिटी, जनता पार्टी यादव बड़े लोगों के परिवार साथ खड़ी का दिखाई कैसे देती है। डेवलपमेंट हो, ये समाजवादी पीढ़ी पार्टी है। जिसके साथ अन्याय होता है, किसानों के पीढ़ी साथ है। खड़ी दिखाई उनका देती है। पीढ़ी है, अगर महिला यादव के साथ फैमिली अन्याय के होता है तो लिए। महिला के साथ ठीक है। उसको न्याय उनका दिलाने की पीढ़ी बात केवल करती है। मुलायम सिंह यादव ब्राह्मण की समाज के फैमिली साथ के लिए अन्याय होता है तो दूसरा ब्राह्मण मलुक नागर समाज के जी। साथ खड़ी होती है। जिसके साथ मलुक खड़ी नागर जी, शंकराचार्य एक- के साथ पीढ़ी है तो अन्याय केवल हुआ। मुसलमान ठीक है, चलिए आपने मैं पी का फुल फॉर्म क्या, डी का फुल फॉर्म क्या और ए का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा था। आपने उसका डेफिनेशन बताने की कोशिश की है। आपने उसका डेफिनेशन बनाने, जरा एक मिनट, जरा शांत करिए प्लीज मलुक नागर जी, जरा एक मिनट मलुक नागर जी। आपने तो दोनों गठबंधन देख लिया एक तो- है। आपने तो इंडिया अलायंस भी देख लिया है, जी। समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन जी। देख लिया और बीजेपी के साथ भी आप गठबंधन देख रहे हैं। तो किसको किसकी चिंता होनी चाहिए वो जरा आप साफ करिए। उसके बाद विजय जी के पास जाना है, क्योंकि विजय त्रिवेदी कई सालों से इस राजनीति को देख रहे हैं। जरा मुझे उससे उनसे भी कुछ चीजें समझनी है जल्दी से। मलुक नागर जी, अभी तो इन्हें चिंता ये है कि मैं जब बोलूंगा तो इतना खतरनाक बोलूंगा, ये बीच में कूदेंगे। प्रार्थना बीच में ना कूदे। साहिल जी, आज प्रश्न सीधा ये उठता है, सारे दर्शक आपके ये देख रहे हैं कि एनडीए के बीजेपी के प्रवक्ता चौधरी साहब और मुझे आपने सबसे बाद में बुलाया, क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश के चुनाव की तरह और देश के सारे प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं उसकी तरह आपस में लड़ता है। देखो फिर कूद गए बीच में, फिर कूद गए बीच में, ये भी आपस में लड़ते हैं। और उसी क्रम में आज टेलीविजन पे चुनाव से पहले ही आपस में लड़ रहे हैं। और वो युद्ध देखो। साहिल जी इनको रोको प्लीज, साहिल जी रोको ना जानते प्लीज। हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। ये लोग ये अरे वो आपको आज उकसा रहा है। आप आपस अपनी बात खत्म आपस करिए, में लड़े, आप अपनी बात खत्म कस्बे से करिए। जो है लड़ाई दिख रही है, ये तो हमारा आप- प्रेम ये- है। ये आपस में घर में वैचारिक इसीलिए मंथन ये है। आपस में लड़े। ये आप और अपना ये चश्मा इन्होंने मैसेज उतारिए। दिया कि कांग्रेस का और इनका यूपी में ये आपस में इकट्ठे होकर लड़ नहीं सकते। और अखिलेश जी ने देखा कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, तो इनसे दूरी बनाओ, नहीं तो ये खुद तो मरेंगे ही, अपना आप भी मरेंगे और इनको भी मरवाएंगे। और 2004 से लेकर जनता की कर रहे हैं भाई। 2004 से लेकर 2014 तक आय से अधिक संपत्ति के मलुक नागर जी, आय से अधिक संपत्ति के देखिए ऐसा है, एक मिनट, जरा एक मिनट मलुक नागर जी, जरा आपकी ट्रेन रोकिए जरा। मलुक नागर जी जरा आपकी ट्रेन रोकिएगा, जरा सबको शांत करिएगा। मलुक नागर जी, आप है ना एनडीए के भीतर नए नए एंट्रेंट है आप। 2024 में आपकी एंट्री हुई है एनडीए के भीतर, ठीक है, 2024 में आपकी एंट्री हुई है। उससे पहले तो भदौरिया जी के साथ ही घूमते थे आप, है ना। इसीलिए मेरा सवाल यह है कि एनडीए के साथ आपका ठीक चल रहा था या इंडिया अलायंस के, क्योंकि अभी विधानसभा में सीट शेयरिंग अलग होता है, लोकसभा में सीट शेयरिंग अलग होता है। विधानसभा के लिए अलग अलग चिंता सता सकती है आपको। इसीलिए आपको पूछ रहा हूं कि आपके भीतर तो सब ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं मल्लू सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, कर्णधार, नींवधार नीतीश जी से अलग हुए और हर प्रदेश में देखिए बीच में बोल रहे हैं। इस बात की गवाही है कि मेरी बात इन पर झिल नहीं रही, ने पता है मैं क्या बोल रहा हूं और ये एकदम साफ हो जाएंगे राजनीतिक रूप से, इसलिए बीच में कूद रहे हैं। अगर ये कूदे तो इसका मतलब यही है। मैं क्या कह रहा हूं, हरियाणा मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश में इन्हें मिलकर नहीं लड़े और विजय मध्य त्रिवेदी, प्रदेश में तो ये हुआ था विजय त्रिवेदी, कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया हटाओ अखिलेश। जरा एक मिनट, हो गया विजय त्रिवेदी, जरा ये राजनीति समझाइए प्लीज। उत्तर प्रदेश में जरा एक मिनट, बहुत सारे चेहरे हैं मुख जरा पे। शांत करिए अभी सबको, जरा शांत करिए, जरा राजनीति भी समझना बहुत जरूरी है। जरा हम कुछ चीजें देखते हैं, पत्रकार के तौर पर तो हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं ना। अभी तो 1 साल बाकी है चुनाव के लिए, लेकिन 1 साल पहले जिस तरीके से चीजें हो रही है वो बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है और आंकड़े भी बड़े दिलचस्प है। देखिए जाटव वोट 54%, 21% दलित पॉपुलेशन में 54% जाटव वोट है। वो एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी का तगड़ा वोट बैंक हुआ करता था, आज उसमें स्प्लिट नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अगर 44% जाटव वोट पड़े हैं तो बाकी वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पे स्प्लिट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकी 47% गैर जाटव वोट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस पर हावी नजर आ रही है। ऐसे में
कांग्रेस पार्टी क्या उन जाटो वोटों पर नजर बनाए रखे हैं, इसीलिए अचानक कांचीराम की याद आ रही है कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कांचीराम को लेकर, और वहां समाजवादी पार्टी तमिलनाडु के भीतर जो हुआ उसके बाद 403 की बात करने लगी है उत्तर प्रदेश के भीतर। बिल्कुल ठीक बात है साहिल जी, आपने सही पहचाना। अखिलेश जी ने और माननीय हमारे मित्र अनुराग जी ने, भदौरिया जी ने जैसे कहा कि पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है, तो वो एक मैसेज भी है, एक धमकी भी है, एक चेतावनी भी है, वो स्टूल भी है, सब कुछ है। और जो तमिलनाडु में हुआ, उससे पहले जो इंडिया ब्लॉक में हुआ था, उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता कम होती है। तो समाजवादी पार्टी को लगता है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आज जो गठबंधन की जो चाबी है वो तो समाजवादी पार्टी के पास है। अब यहाँ पर अखिलेश वखिलेश नहीं चलता ना, यहाँ अखिलेश वखिलेश नहीं चलता कि आप बोल देंगे कि अखिलेश वखिलेश कौन है। तो उत्तर प्रदेश में तो उनको तय करना है कि वो कैसे करेंगे। और राहुल जी लगातार लग रहा है कि भाई ये दबाव बनाया जाए समाजवादी पार्टी पर कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, इसलिए वो काशीराम जी का बार बार जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने भारत रत्न देने की बात की है और मुख्यमंत्री बनाने की बात भी उन्होंने लगातार की। तो वो उस दलित वोट में, जो कांग्रेस का भी एक जमाने में बड़ा वोट बैंक होता था, उसके साथ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं कि एक्सरसाइज की जाए। तनुज पुनिया कांग्रेस के बड़े युवा नेता हैं, वो पुनिया साहब की बात तो आप भी जानते हैं और सब लोग भी जानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के सांसद हैं और राहुल गांधी जी की टीम के लोगों में से। तो वो ऐसे ही अचानक चले गए हों ऐसा नहीं है, कुछ तो बात हुई होगी, लेकिन उनको ये मैसेज शायद नहीं मिला होगा कि बीएसपी जो है अभी उनकी मित्रता भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर रखी हुई है, समझे। और वो अपनी स्टूल तो भारतीय आपको जनता लगता है पार्टी कि कांग्रेस भारतीय जनता जी। पार्टी किन्हीं कारणों से, वो मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार बात नहीं दिखता है। और कांग्रेस भी मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ ही जाने की संभावना लग रही है, लेकिन वो अपने ऑप्शंस तलाशती है कि किस तरह से। और इसीलिए तुरंत अखिलेश जी ने रिएक्ट किया। अखिलेश जी ने ये रिएक्ट तो नहीं किया कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने कहा हम 403 सीटों पर दुरुस्त हैं। तो 403 सीटें कौन सी हैं दुरुस्त होने वाली? वो कांग्रेस के साथ, संगठन के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? लोकसभा के चुनावों ने बताया कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी कि कांग्रेस के साथ जाने में ठीक ठाक सी स्थिति हो सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है, एक मैं समझता हूँ बहुत मैच्योर एक्सरसाइज तो नहीं है। इससे एक बड़ा ही नुकसान होता है, क्योंकि आप सहयोगी दल के साथ डिच करेंगी तो इस तरह से देखिए। और कुल मिलाकर अनुराग भदौरिया जो नजर आता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी ने अंडरस्टैंडिंग तो कर ली थी, लेकिन वोट ट्रांसफर आपको नहीं हो पाया था। और कांग्रेस पार्टी के साथ में आपका जो अलायंस रहा 2024 में, वो तो ठीक ठाक रहा। ऐसे में 403 कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी 80 सीटें लोकसभा में पूरी तरह से तैयार रहती है, 403 सीटें विधानसभा में पूरी तरह से तैयार रहती है, जिससे कि कोई गठबंधन दल हमारे पास आए तो उसको भी हमारी मदद की से वो भी अपनी सीटें निकाल ले। क्योंकि हम लोग तैयारी, चूंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, हमारी वहां सरकारें रही हैं, हमारी पार्टी के जो संगठन जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विंग्स हैं, जो चाहे यूथ का हो, चाहे यहाँ पे हमारे मेन बॉडी हो, सभी लोग, चाहे यहाँ महिला सभा की हो, सभी लोग मजबूती तरह से 403 सीटों पर लगे रहते हैं। जब कोई गठबंधन दल हमारे पास आता है तो हमारी मदद उनको मिल जाती है, तो उनकी भी सीटें राजेश चौधरी, लेकिन उसमें योगदान राजेश चौधरी कुछ ऐड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी तैयारी करके ठीक है राजेश चौधरी, देखिए साहिल जी, जीत पाएंगे। तैयारी के साथ में राजेश चौधरी, मलूक नगर जी आवाज में, राजेश चौधरी बात करेंगे। ठीक है, सीटों का नहीं, बाकी लोग को शांत करिए, राजेश चौधरी बात करें। बताओ जी राजेश चौधरी। साहिल जी, मैं इतिहास को दोहराते हुए देख रहा हूं। 2017 के समय पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत में थी और सरकार में थी 2017 तक, और राहुल गांधी जाकर के अखिलेश यादव के कैरियर पे लटक गए थे साइकिल पे जाकर के। साइकिल भी पंचर हो गई और हाथ का पंजा भी टूट गया था। परिणाम आपके सामने है। कितना सीट आई थी? 40 समाजवादी पार्टी की। तो चिंता मत करिए, जीरो को कहीं भी मिला दोगे जीरो ही रहेगी, ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। आज समाजवादी पार्टी उतनी ताकत में नहीं है जितनी 2017 में थी। इन्होंने 12 से 17 तक जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दंगे, ये सब किए इन्होंने।
और आप उसको 33 सीटों पे उत्तर हैं, प्रदेश इसलिए की जनता अत्याचार, नहीं भ्रष्टाचार, भूली है। चोरी, चाहे डकैती, कांग्रेस हत्या, आ लूट, जाए, मार, चलिए, बलात्कार, आखिरी कोई 30 और सेकंड है। सरकार एक बार फिर आए, विजय त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी सभी को नहीं, शांत करिएगा। गुंडों को विजय बर्दाश्त त्रिवेदी, नहीं करेगी। अगर इन नंबर गुंडों को देखें तो बर्दाश्त- समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी 9 से 10% वोट वहां पर बचे हुए हैं, और वही फर्क है समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस और बीजेपी और उनके अलायंस के बीच में। 9 से 10% का वोट अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। क्या ये इसकी तैयारी है या कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है? ये किसकी तैयारी आपको नजर आती है? बिल्कुल ठीक है साहिल, बहुजन समाज पार्टी के पास जो पहले बड़ा वोट था वो आज 8-10% भी रह गया, लेकिन वो एन ब्लॉक वोट है। और मायावती जी अक्सर कहती हैं कि भाई हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, कांग्रेस का या जो उनके पार्टनर्स होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता। तो कांग्रेस को एक बड़ा वोट बैंक वो मिलता है, समाजवादी पार्टी से वो वोट बैंक नहीं मिलता उनको, लेकिन एक बड़ी संगठन वाली पार्टी वहां मिलती है। लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजेश चौधरी जी की जो नजर है उससे मायावती जी कहीं निकल सकती है, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और फिर एक निवेदन कर दूं, मलूक कुल नागर जी मिलाकर उत्तर प्रदेश के भीतर काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनाव का, और इससे पहले गठबंधनों का भी एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा है। तो अगले साल भर उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो।